जब मोमेंटम का पूरा साइकिल चलता था और सब मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाते थे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में इतना पैसा नहीं बनता है। तो बड़ा पैसा अगर बनाना है, वेल्थ क्रिएशन जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ आप डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करके कमा सकते एंड पिछले 5 साल में आपका केगर आई थिंक 40-45% के अराउंड रहा है। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो की बात करते हो अपने पूरे जर्नी में, दैट इज द पोर्टफोलियो हिट रेशो। हैं। इन दिस माइक्रो एंड स्मॉल कैप कैटेगरी 10 में से 7 कंपनीज में लोग पैसे खोते हैं और Correct. हमने 10 में से 8 कंपनीज में पैसे बनाए हैं। सो जो सिस्टम प्रोसेसेस बनाया है पिछले 13 सालों में, दैट्स व्हाट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस। सर जब आप रिसर्च की बात करते हो 1100 स्टॉक्स की लिस्ट में से आप 15 स्टॉक्स पे कैसे अराइव करते हो? तो इसके काफी सारे पैरामीटर्स हैं कि FY26 जो 3 महीने बचे हैं खत्म होने के लिए, हमारे पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ हो रही है 22 से 25% के करीब की ग्रोथ। अगर मेरा PEG 2 के नीचे है तब तक वी आर क्वाइट कंफर्टेबल टू कीप होल्डिंग द बिजनेस। एग्जिट के लिए जब भी ये 2 के ऊपर चला जाता है तो वी जनरली लुक टू प्रेस द सेल बटन। ये 35 कंपनी में कम से कम 30% का कंपाउंडिंग रिटर्न हमारा बना है। ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स में डबल। कौन से ऐसे सेक्टर्स या वो है जहाँ पे आपको सारे क्राइटेरियाज मीट करके आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी शायद बिल्ड हो सकती है? थैंक यू सो मच पवन सर फॉर डूइंग दिस विद अस। टू बिगिन विथ, आपका बैकग्राउंड प्राइवेट मार्केट से आता है एंड देन यू स्विच टू पब्लिक मार्केट्स एंड यू स्टार्टेड मैनेजिंग फंड्स एंड टचवुड इट हैज नाउ क्रॉस्ड 1000 crores ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो हाउ इज दिस जर्नी लाइक? ये आपका जर्नी स्विच कैसा रहा है कि आप पहले प्राइवेट मार्केट में करते थे फिर पब्लिक मार्केट में, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नो अडॉप्टेड फ्रॉम दैट मार्केट टू दिस मार्केट? थैंक यू कुणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ओवर। इन्वेस्टिंग सेम ही है, प्राइवेट और पब्लिक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। प्राइवेट मार्केट्स में भी जब हम पहले इन्वेस्ट करते थे तो वी वुड एंड अप बैकिंग अ बिजनेस। करेक्ट। इट वाज ऑलवेज बिजनेस लेवल इन्वेस्टिंग। तो वही सेम थॉट प्रोसेस और अप्रोच लेके अब हम लिस्टेड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। द बेनिफिट इज कि लिस्टेड मार्केट में लिक्विडिटी इज ऑलवेज इजीली अवेलेबल, जो प्राइवेट मार्केट्स में जनरली होती नहीं भी। उस जमाने में तो नहीं होती थी, आज तो देर आर फार मेनी एवेन्यूज फॉर Correct. अनलिस्टेड मार्केट्स ऑल्सो। But that was the biggest driver for us to move into doing listed market investing. करेक्ट। वैल्यू डिस्कवरी प्राइवेट मार्केट्स में भी होती है, वैल्यू डिस्कवरी लिस्टेड मार्केट्स में भी होती है। सो दैट गिव्स सिमिलर अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिटर्न्स लाइक प्राइवेट मार्केट्स। सर अपसाइड की अपॉर्चुनिटी भी सेम होती है दोनों मार्केट्स में? बिल्कुल। सो प्राइवेट मार्केट्स में अगर आप ग्लोबली अगर आप देखें तो मोस्ट फंड्स वुड हैव गिवन एनीवेयर बिटवीन 25 to 30% कंपाउंडेड रिटर्न्स, Okay. एंड दैट्स ऑन अ हाईएस्ट ब्रैकेट, Correct. ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। जो 10 साल 15 साल के Correct. अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, जिस जॉनर में हम इन्वेस्ट करते हैं विच इज स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स, नॉर्मली 500 से 5000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनीज के बीच में, तो वहाँ ये सेम वैल्यू डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी होती है। सेम किएगा रिटर्न्स पे? सो वहाँ पे यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स। करेक्ट। सो इन दैट सेंस अब ये प्राइवेट मार्केट के जैसे ही रिटर्न्स हो गए, बट हमारी रिस्क इसमें कम है बिकॉज लिक्विडिटी इवेंट इज ऑलरेडी देयर इन प्लेस, एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और सर जैसे आज जब स्मॉल माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो एक साइकिल थी जैसे 2015 से 17 की, फिर एक क्रैश आया 18 में, देन 2020 वाज अ बिगर क्रैश, फिर वापस बढ़ना चालू हुआ, फिर अभी पिछले 1-1.5 साल से इट्स म्यूटेड। सो वो साइकिल को रिकॉग्नाइज करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता होगा व्हेन यू टॉक अबाउट स्मॉल माइक्रो कैप्स? साइकिल को आइडेंटिफाई करना मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए, क्योंकि हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, ओके। तो इस तरह के डाउन साइकिल्स एक्चुअली बिकम ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय। करेक्ट। बिकॉज जब पूरे मार्केट में, जैसे वॉरेन बफे का फेमस स्टेटमेंट है राइट, कि यू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सो हमारे लिए ये हमेशा अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जब भी मार्केट्स में करेक्शन आता है, वी आर राइट अप देयर टू बाय डीप इनटू द बिजनेसेस। अगर आप इस तरह से अगर सोचें कि बिजनेस में अगर आप खुद ही अगर बिजनेस अगर चला रहे हैं और बिजनेस में अगर 1 साल के अगर उतार चढ़ाव अगर आते हैं, दैट डजंट मेक द बिजनेस बैड टू स्विच। करेक्ट। इनफैक्ट दैट्स एन अपॉर्चुनिटी जब आप ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो सर आप खुद को वैल्यू इन्वेस्टर की कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे? वी आर डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स। ओके, ऑलराइट। बट बहुत लेटली सब लोग बोलने लग गए कि जब मोमेंटम का पूरा साइकिल चलता था और सब मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाते थे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में इतना पैसा नहीं बनता है। सो हाउ डिड यू चूज वैल्यू इन्वेस्टिंग डिस्पाइट इतना सारा नॉइस था मार्केट में और सब ग्रोथ इन्वेस्टिंग मोमेंटम इन्वेस्टिंग के पीछे भागते थे?
कुणाल अब 27 साल हो गए अब इन्वेस्टिंग करते हुए, एंड 27 साल से आई बीन अ डीप वैल्यू इन्वेस्टर एंड टचवुड आई डन रीजनेबली वेल। करेक्ट सर, तो केगर सारे रिटर्न्स, केगर रिटर्न्स तो बताते हो स्टोरी क्या तो आपने सारे बहुत उतार बढ़िया किया। चढ़ाव देखे राइट। हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग मैंने भी की है इन माय अर्ली डेज, तो ऐसा नहीं है कि वो हमने गलतियां नहीं की, बट वो सारा कुछ करके एक चीज़ समझ में आई कि जब बड़ा पैसा अगर बनाना है, वेल्थ क्रिएशन जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके कमा सकते हैं करेक्ट। या डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करके कमा सकते हैं। करेक्ट। एंड पिछले 5 साल में आपका केगर आई थिंक 40-45% के अराउंड रहा है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइम पे हम खड़े और बात कर रहे हैं। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो की बात करते हो अपने पूरे जर्नी में, दैट इज़ द पोर्टफोलियो हिट रेशो। तो टू बिगिन विथ हमारी ऑडियंस के लिए आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ एग्जैक्टली ये टर्म होता क्या है, और आपका ये नंबर क्या है आपके पोर्टफोलियो में, पीएमएस में रादर, एंड कैसे अचीव किया आपने उसको। सो पोर्टफोलियो हिट रेशियो इज बेसिकली, अगर हम 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही रहा है, करेक्ट। दैट्स व्हाट पोर्टफोलियो हिट रेशियो इज। ओके, और हमारे सही का केस मतलब क्या हो गया सर, कितना परसेंट? पैसे बने हैं। ओके, इट्स नॉट बड़े नेगेटिव। सिंपल भाषा में कि आपके पैसे कितने कंपनीज में बने, 10 कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने कंपनीज में हमने पैसे बनाए हैं। हमारा रेशियो इज ऑलमोस्ट अबाउट 85%। ओके। इन द माइक्रो एंड स्मॉल कैप कैटेगरी जनरली द रेशियो इज वेरी रिवर्स। 10 में से 7 कंपनीज में लोग पैसे खोते हैं, ओके। और करेक्ट। हमने 10 में से ऑलमोस्ट 8 कंपनीज में, इफ आई एम जस्ट राउंडिंग इट ऑफ फॉर सिंपलिसिटी से, पैसे बनाए हैं। करेक्ट। सो जो सिस्टम प्रोसेसेस और डिसिप्लिन हमने जो बनाया है पिछले 13 सालों में इन्वेस्टिंग इनटू दिस सेगमेंट, दैट्स व्हाट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ सक्सेस रेट। करेक्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर यू, आप जब भी स्मॉल मिड कैप की बात करते हो या माइक्रो कैप की बात करते हो, तो सिंस हम देखते हैं कि शायद उनका रनवे अच्छा होता है, इस चक्कर में उनका जो वैल्यूएशन होता है वो हमेशा थोड़ा सा हायर साइड पे होता है। मतलब यू नॉट फाइंड वेरी गुड कंपनीज एट 15-20 पी मल्टीपल्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड यू आर, सिंस यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर, हाउ डू यू get that comfort in terms of the valuations of the company that you pick? तो ये थोड़ा सा मिथ है मार्केट में कि Okay. स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स आर जनरली एक्सपेंसिव। Okay. ये शायद इसलिए आ जाता है बिकॉज इफ यू लोग इंडेक्स के लेवल पे देख के अगर आप बात अगर करते हैं तो शायद हो सकता है कि ये इंडेक्स 30-32 मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। राइट, करेक्ट। बट वो इंडेक्स कंप्राइजेस ऑफ barely about 250 कंपनीज, करेक्ट। और इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो करीब 1100 कंपनीज है। राइट। मतलब 250 के बाद वाली सारी कंपनी सो जो, मैं ये नहीं कह रहा कि 250 में भी हो सकता है आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाए जो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं, बट अगर आप 1100 कंपनीज का अगर देखेंगे मीडियन वैल्यूएशन, तो आज के तारीख में गिवन द ग्रोथ विच इज कम अबाउट इन द फर्स्ट हाफ, ये सेगमेंट जो 500 से 5000 करोड़ वाला है ट्रेड्स एट अबाउट 20 पी मल्टीपल ओके, based on FY26 numbers, गिवन द ग्रोथ इट्स नॉट वेरी which हाई। is in line with its 10-year average। ओके। मतलब आपको सुन के ये हैरानी होगी कि ये 10 साल के एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। ओके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ये सारे 20 के आसपास है, ये मीडियन पी की हम बात कर रहे हैं, तो सभी 1100 कंपनीज इन्वेस्टेबल है। ऑब्वियसली, राइट। ऑफ कोर्स हर एक इन्वेस्टर को अपने लेवल पे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंपनीज को, और देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या है। कुछ कंपनीज हो सकती हैं जो आज भी बहुत महंगी हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, 30, 40, 50 के पी मल्टीपल हो, और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो हो सकता है आपको 15, 20 के पी मल्टीपल भी मिल जाए। करेक्ट। अगर मैं हमारे ही पोर्टफोलियो की अगर बात अगर करूं, तो हमारे पोर्टफोलियो का मीडियन वैल्यूएशन 15 कंपनीज है हमारे पोर्टफोलियो में, दैट्स एट अबाउट 14 टाइम्स दैट्स इट। on FY27 numbers. FY27, ओके। एंड मैं ट्रेलिंग पे शुड बी अराउंड 20-25। trailing पे it is at about 17 times. ओके, दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। That's what my point is. राइट। But of course इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। You have to get down and अपना रिसर्च करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे ग्रोथ भी है और वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो सर जब आप रिसर्च की बात करते हो तो ये 1100 स्टॉक्स की लिस्ट में से आप 15 स्टॉक्स पे कैसे अराइव करते हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। पहली चीज़ तो पिछले इन 1100 कंपनीज में पिछले 13 साल में हम कम से कम 650 कंपनीज से मिले हैं, ओके। और उसी से काफ़ी डेप्थ और समझ आती है कि क्या नहीं करना है। ओके। और जब ये क्लैरिटी हो जाती है कि क्या नहीं करना है, तो आप बड़े फोकस्ड होते हैं। करेक्ट।
एंड दैट फोकस देन हेल्प्स यू टू फिल्टर डाउन कि आपको किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है. सो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि नॉर्मली ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो सिंपल है हमको समझने के लिए. करेक्ट. वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. मतलब भले एक जैसे बिटकॉइन बहुत अच्छा रिटर्न दे भी रहा हो, अगर मुझे नहीं समझ में आता है तो आई स्टे आउट ऑफ इट. आइडियली यस. यस. ओके. मतलब आप अगर इसको इस तरह से अगर देखें कि हम नॉर्मली कहीं पे भी किसी को भी पैसे भी अगर देते हैं या कहीं शॉपिंग भी करने जाते हैं तो चार चीज़ देखते हैं और फिर खरीदते हैं. करेक्ट. क्योंकि लिस्टेड मार्केट्स में बटन दबाया और एंट्री और एग्जिट बड़ी इजी हो जाती है और रोज के 10 अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं तो लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं. करेक्ट. एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर आपको बिजनेस अगर समझ आने लगे तो आपके डिसीजन मेकिंग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगी. करेक्ट. तो ये 650 कंपनियां वो कंपनियां जिनको आप मिलते हो फिर बिजनेस समझते हो, फिर बिजनेस समझ के फिर मिलने जाते हो. कई बार दोनों तरफ से चलता है. ओके. काफ़ी बार होता है कि हम मिलते हैं, बिजनेस समझते हैं, ओके. कुछ समझ आते हैं, कुछ समझ नहीं आते हैं. करेक्ट. 650 कंपनीज में मिलके हमने पिछले 13 साल में सिर्फ 42 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है. ओके. टिल डेट जो एंट्री एग्जिट सब मिला देते हैं. सारा कुछ मिला करके. तो ओके. इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा रिजेक्शन रेट ही 90% के ऊपर है. इसलिए हिट रेशियो ज्यादा है. इसलिए हिट रेशियो ज़्यादा है. करेक्ट. बट इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू कि हमको जितने बिजनेसेस समझ आए हमने उन्हीं में सिर्फ इन्वेस्ट किया. करेक्ट. तो सर आपको जैसे 650 बिजनेस में से मान लेते 100, 150, 200 बिजनेस का ये समझ में आया कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, इसका वैल्यू चेन क्या है, सप्लाई चेन क्या है. उसके बाद एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या चीज़ देखते हो आप? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें प्रोमोटर. ओके. बिकॉज सभी का एक्सपीरियंसेस रहा हुआ है स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने का. द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज प्रोमोटर. ओके. अगेन जब आप इस साइज के कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये प्रोमोटर्स अभी तक लार्ज स्केल पे टेस्ट नहीं हुए होंगे शायद. करेक्ट. तो इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है. एंड सर कोई ऐसा केस स्टडी या एग्जाम्पल जहाँ पे आपने देखा कि प्रमोटर स्केल कर सकता था बट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम एक्स एक्सटर्नल रीजन? होता है, काफ़ी बार हुआ है, हमारे साथ में भी हुआ है, इन 42 कंपनीज में भी हुआ है जहाँ पे प्रमोटर अलग अलग रीजंस के वजह से बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. और ये एग्जीक्यूशन के रिस्क है. दिस इज एज इनहेरेंट टू इक्विटी इन्वेस्टिंग एज व्हाट इट कैन. करेक्ट. तो अब ये तो समझ होती है कि प्रोमोटर जहाँ पे अगर एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाए, दैट्स द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस थिंग इन द लिस्टेड मार्केट स्पेस. राइट. जो आपने पूछा था पहले कि प्राइवेट इक्विटी से लिस्टेड में Correct. क्यों आए. प्राइवेट मार्केट्स में भी काफ़ी बार होता है कि प्रोमोटर बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, राइट. बट वहाँ आप उसमें से एग्जिट नहीं कर पाते. इन दिस केस अगर प्रोमोटर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट आपके पास में लिक्विडिटी ऑप्शन तो है कि आप बेच सकते हैं और निकल सकते हैं. और मतलब क्या चीज़ें देखते हो अगर आप नाम लिए बिना अगर कोई हमको एग्जाम्पल के थ्रू बता सके? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली जैसे अपन ने बात की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, स्पेशली इन द स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज. अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स उठा के अगर देखें किसी कंपनी की 5 साल 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स अगर पढ़ लें तब काफ़ी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थैंकफुली रेगुलेटर जो सेबी है उन्होंने अब मैंडेटरी कर दिया रिपोर्टिंग करने के लिए. करेक्ट. तो जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, काफ़ी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डेटा आपको देना पड़ता है. ओके. काफ़ी जगह पे आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देने पड़ते हैं. हम्म. तो जब आप एक्सपेंस शेड्यूल्स में जा कर के बिजनेस को रिलेट अगर कर सकें और समझ आने लगे कि हाँ जो जिस लेवल की रिपोर्टिंग हो रही है वो मिसमैच हो सकता है. मिसमैच है या नहीं है, वो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. गॉट इट. और मेनली एक्सपेंस साइड पे ही होता है या फिर रेवेन्यू साइड पे भी चैनलिंग होके ये सब चीज़ें की? रेवेन्यू साइड अगेन फिर आप कैश फ्लो देखिए. ओके. तो जब आप कैश फ्लो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी तो काफ़ी कंपनीज रिपोर्ट करती हैं, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो में जनरेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे कंपनीज दूसरी कंपनीज के साथ ट्रांजैक्ट करती है एंड देन इवेंचुअली पता चलता है प्रमोटर का इंटरेस्ट दोनों जगह ही था. तो हाउ डू ये यू चीज़ें होती है. आइडेंटिफाई करते हो और ये कैसे टैकल करते हो? ये चीज़ें होती हैं. तो ये दोनों ही चीज़ें, पहले तो आप कैश फ्लो अगर देखेंगे तो उसमें से समझ आ जाएगा कि कैश फ्लो का कन्वर्जन आपका हो रहा है या नहीं हो Okay. रहा है. बिकॉज अगर आप अपने सर्कुलर ट्रेड्स में ही अगर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैसे उसमें अटक रहे होंगे. कन्वर्जन इन व्हाट सेंस सर, मतलब वो कहाँ पे?
अगर आप एबिटा अगर देखेंगे, हम्म। नॉर्मली हर कंपनी अपना एबिटा रिपोर्ट करती है, सो एबिटा से ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है। ओके। अभी सभी के एनुअल रिपोर्ट में कैश फ्लोज रिपोर्ट होते हैं, हम्म। तो ये बड़ा सिंपल मैट्रिक्स है कि अगर आप देखेंगे कि एबिटा से कैश फ्लो कन्वर्जन कितना हो रहा है, दैट इटसेल्फ विल गिव यू अ गुड सेंस। गॉट इट। ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे दिस मे नॉट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट द स्केल ऑफ द बिजनेस, बिकॉज काफ़ी बार जब बिजनेस बहुत जोर से स्केल हुआ है एक ही साल में, और कंपनीज ने बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट्स नहीं ली है, ना लेकर के अपने ही इंटरनल कैश फ्लो से पूरा उसको फंड किया है, उन केसेस में भी ये चीज़ हो सकती है कि एबिटा का कन्वर्जन कैश फ्लो में ना दिखे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। तो जब ये स्टडी करते हैं तब ये कॉन्टेक्स्ट होना बड़ा ज़रूरी है कि रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी हुई है करेक्ट। और वो ग्रोथ की फंडिंग कहाँ से हो रही है। राइट। अगर वो इंटरनल कैश जनरेशन से ही अगर हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको एबिटा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में उतना कन्वर्जन ना दिखे। बट अगर मिनिमलिस्टिक अगर ग्रोथ अगर है, 10% की ग्रोथ अगर है, विच इज नॉर्मल ग्रोथ, और फिर भी आपको ये एबिटा का कन्वर्जन अगर ना दिखे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, देन देयर इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि रेवेन्यू ग्रोथ को अलाइन EBITDA और कैश फ्लो के साथ करेंगे तो विल गेट अ पैटर्न। करेक्ट। राइट। एंड वंस यू आर अवेयर अबाउट द बिजनेस, वंस यू आर अवेयर अबाउट द प्रमोटर, देन क्या चीज़ें आती है? क्या फिर आप इंडस्ट्री टेलविंड देखते हो, प्राइस देखते हो, व्हाट कम्स नेक्स्ट? सो हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि लॉन्जिटिविटी कितनी है बिजनेस की। ओके। बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है, अगर एक ही कंपनी में अगर आपको अगले 5 साल 10 साल तक अगर इन्वेस्टेड अगर रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस में लॉन्जिटिविटी होनी चाहिए Correct. और एक लार्ज एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर लार्ज एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है तब तो बिजनेस में प्रोबेबिलिटी है कि वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर सके। करेक्ट। अगर मेरी मार्केट अपॉर्चुनिटी ही छोटी है और लिमिटेड है तो मेरी ग्रोथ हमेशा ही लिमिटेड रहेगी। करेक्ट। इसको टेस्ट कैसे करते हो सर आप? तो इसीलिए उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ये चीज़ समझ आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑटो एंसिलरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, करेक्ट। हमने एग्री इक्विपमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, राइट। हमने एपरल कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। ये सारे वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। करेक्ट। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो नंबर्स वुड प्रोबब्ली रन इन बिलियंस ऑफ डॉलर, Correct. हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। करेक्ट। तो यहाँ आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है। राइट। आप किसी नीश बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तब ये चीज़ और रेलिवेंट हो जाती है कि अच्छा ये प्रोडक्ट अगर सिर्फ हम ही बना रहे हैं तो ये कितना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो फिर वो चैलेंजिंग हो जाता है। राइट। मेक सेंस। और इसमें फिर प्राइस का एलिमेंट कैसे देखते हो? जैसे आपने कहा कि आप हार्डकोर वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो, तो क्या प्राइस पे आप कंफर्टेबल होते हो, किस सो पे नहीं होते हो? प्राइस, एब्सोल्यूट प्राइस अगेन थोड़ा सा मिसनॉमर है। लोगों को ये लगता है कि 1,000 रुपये वाला स्टॉक महंगा है और 10 रुपये वाला स्टॉक सस्ता है। करेक्ट। इसमें दो चीज़ें नॉर्मली हम लोग देखते हैं, एक है प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल, ओके। पी मल्टीपल। पी मल्टीपल जो आई एम श्योर सभी लोग समझते करेक्ट। हैं। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बैरोमीटर है वो है प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ, ओके। पीजी रेशो। पीजी रेशियो, राइट। विच मीन्स कि पी कितना है कंपनी का करेक्ट। और अंडरलाइंग ग्रोथ कितनी है बिजनेस की। करेक्ट। जहाँ पर भी ये रेशियो 1 से कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ इज हायर देन द पी मल्टीपल दैट यू आर पेइंग। राइट। अब हो सकता है मैं 30 का पी मल्टीपल दे रहा हूँ या 40 का भी पी मल्टीपल दे रहा हूँ, Growth. बट बिजनेस की ग्रोथ अगर 60-70% से अगर हो रही है तो मेरा पीजी फिर भी 1 से कम है, व्हिच मेक सेंस, फिर वो सस्ता हो गया एक तो तरीके फिर से। ये सस्ता हो गया। तो वो 40-50 का पी मल्टीपल भी हो सकता है कि सस्ता हो। बट अगर मैं 20 का पी मल्टीपल दे रहा हूँ और अगर मेरी ग्रोथ अगर 10% की अगर आ रही है तो मेरा पीजी इस केस में भी 2 हो गया, राइट। विच मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। व्हाट नंबर आर यू कंफर्टेबल एट? सो नॉर्मली हम लोग जनरली पीजी 1 के नीचे ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके। राइट। सर लिस्ट बहुत छोटी हो जाती होगी ऑटोमेटिकली। सी कुणाल, द बेस्ट पार्ट अबाउट इन्वेस्टिंग इज कि आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए बहुत सारे नाम नहीं चाहिए होते। करेक्ट। लाइफ टाइम में अगर आपके पास अगर ऐसी 10 कंपनीज मिल जाएं जहाँ पे आपको बिजनेस समझ आ गया एंड उसको आपने 10 साल होल्ड कर लिया,
that itself is good enough to create disproportionate wealth. इसमें से दो क्वेश्चन है। एक, हम बहुत सारे स्क्रीनर प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो वो लोग भी पेग रेशो देते हैं, पीजी रेशो देते हैं, बट उसमें जो ग्रोथ का नंबर लेते हैं वो ट्रेलिंग बेसिस पे लेते हैं। कभी कोई सेल्स पे ले लेता है, कभी कोई अर्निंग्स पे ले लेता है। आप जब पर्टिकुलरली यूज़ करते हो तो डिनोमिनेटर में जो ग्रोथ का नंबर है पेग रेशो में, वो कौन सा नंबर है? So हमारे लिए जो करंट ईयर है उसमें प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ हो रही है, ओके, दैट इज रेलिवेंट। जो करंट ईयर चल रहा है उसमें। करंट ईयर चल रहा है, जैसे ओके। अगर मैं अपने ही पोर्टफोलियो की अगर बात अगर करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि FY26 जो 3 महीने बचे हैं खत्म होने के लिए, इसके बेसिस पे भी अगर मैं मेरा वैल्यूएशन अगर देखूं तो वी आर एट अबाउट 17 टाइम्स, करेक्ट। और हमारे पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ हो रही है वो लगभग करीब 22 से 25% के करीब की ग्रोथ। करेक्ट। तो ये 17 डिवाइड बाय 22 भी अगर आप करें ऑन अ लोअर साइड, 0.8 तो इश इट इज आता है, अबाउट 0.8 के। राइट? दैट्स व्हाट आई मेंट। करेक्ट। एंड वन मोर पॉइंट यू हैड सेड, आपने कहा कि FY27 की अर्निंग्स पे पोर्टफोलियो का पी मल्टीपल 15 है। 14 है। 14 है। तो बहुत लोग ये नहीं समझते होंगे कि FY27 के बेसिस पे क्या, कैसे मल्टीपल आपने निकाला। सो इफ यू कैन फिर फॉर द वापस से वही ऑडियंस। चीज़ है कि जहाँ पे भी बिजनेस की समझ जिस तरह से है और वो बिजनेस की विजिबिलिटी को देख के ग्रोथ एस्टिमेट हम लोग करते हैं, तो एक साल की ग्रोथ एस्टिमेट करना इज रिलेटिवली मच मोर इजियर। करेक्ट। दैट इज अबाउट 80% प्रोबेबिलिटी करेक्ट। टू गेट देयर। तो उसके बेसिस पे भी अगर मैं देखूं तो अगले साल फिर पोर्टफोलियो में कम से कम 20 से 25% की ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। तो यदि आप अब अगर आप पीजी अगर देखोगे तो आपको दिखेगा 14 जो मेरा पी मल्टीपल है, और ग्रोथ है कम से कम भी 20 से 25% की। तो फिर अगर हम वापस से 22 का ही अगर नंबर अगर लें तो इट इज 14 डिवाइड बाय 22, करेक्ट। व्हिच इज So at portfolio level also, PE also very comfortable and PEG also you are very comfortable. करेक्ट। Got it. And in the entire process, सर, जब आप ये तो पूरा प्रोसेस हो गया आपका स्टॉक सिलेक्शन का, कि आपने प्रमोटर देखा, आपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देखी, लॉन्जिट्यूडिटी देखी, वैल्यूएशन देखा, एंड सो फोर्थ। लेकिन बात आती है एग्जिट की। ये आपने ले लिया, बढ़ गया, किस पॉइंट पे आपको लगता है कि मैं सेल बटन दबा दूं? बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि वो सेल बटन 20% 30% के रिटर्न पे दबा के चले जाते हैं, जो लॉस होता है उसमें 50% मेंटेन करके रखते हैं। आई थिंक ये बहुत रेलिवेंट सवाल है कुणाल, बिकॉज पैसा बनता ही आपके एग्जिट डिसीजन पे है। करेक्ट। एंट्री डिसीजन पे तो ठीक है आप खाली इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट व्हेन डू यू एग्जिट डिफाइंस कि आप पैसा उसमें कितना बनाएं। अगेन हमारे लिए एब्सोल्यूट प्राइस राइज इज नॉट अ बैरोमीटर कि हम Okay. एग्जिट बटन कब दबाएं। ओके। बिकॉज अगर आप 2 गुना पैसा में अगर आप एग्जिट अगर कर दें, विच इज़ व्हाट नॉर्मली हर इंसान देखता है कि भाई डबल हो गया है तो कम से कम 50% तो Correct. बेच के अपन निकल जाएं, और सिर्फ प्रॉफिट हमारा और फिर प्रॉफिट हमारा खाली मनी इन्वेस्टेड स्ट्रेटजी, रहे। राइट? हर घर में इसी तरह से चलता है। आई हैव आल्सो ग्रोन अप Correct. सीइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगर आप 2 टाइम्स पे अगर बेच देंगे तो वो कभी 5 गुना नहीं होगा। 5 गुना पे बेच देंगे तो वो कभी 10 गुना नहीं होगा। Correct. 10 गुना पे अगर बेच देंगे तो वो कभी 50 गुना नहीं होगा। करेक्ट। आई थिंक अगेन द बैरोमीटर हैज टू बी कि एब्सोल्यूट प्राइस राइज से ज़्यादा, फिर वापस से आई विल गो बैक टू द बेसिक फंडामेंटल्स कि पीजी कितना है मेरा और मेरे Okay. बिजनेस की ग्रोथ कितनी हो रही है। ओके। अगर मेरा पीजी 2 के नीचे है ओके, तब तक वी आर क्वाइट कंफर्टेबल टू कीप होल्डिंग द बिजनेस। एंटर आप नहीं करोगे 1 to 2 के पीजी पे, बट एग्जिट के लिए एग्जिट के लिए जब भी ये 2 के ऊपर चला जाता है हम्म। तो वी जनरली लुक टू प्रेस द सेल बटन। करेक्ट। और जितना ज़्यादा लंबा समय लगे ये जर्नी हम्म। क्रॉस करने में 1 से 2 तक के बीच में, द बेटर ऑफ वी आर। बिकॉज वो अर्निंग्स अर्निंग्स आपकी कैचअप हो रही है और प्राइस कैचअप साथ में और चलते जा प्राइस कैचअप साथ में हो रहा है। रहा है, राइट? दैट्स वेयर द लार्ज वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली और हैपेंस। सर सीधी बात है ना, मतलब 10x के अगर कोई स्टॉक 10x हो गया है तो इट ओनली हैज टू इंक्रीज 10% टू मेक इट 11x फॉर यू। करेक्ट। तो उस तरीके से आपको बेटर मिल जाता है। एंड सर बहुत बार आपका कोई वैल्यू स्टॉक, आई एम वेरी श्योर, एक बार बढ़ने लगता है तो मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन हाउ डू यू लुक एट इट? बिकॉज एज वैल्यू इन्वेस्टर्स हम तो स्लो ग्रोथ में बिलीव करते हैं, सो पीजी विल एड्रेस दैट थिंग, राइट? बिकॉज अगर मोमेंटम के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई शेयर किसी समय अगर बढ़ गया है तो वो आपके पीजी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। करेक्ट। तो ये पीजी इज समथिंग जो हम हर क्वार्टर चेक करते हैं, हर क्वार्टर असेस करते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। करेक्ट।
basis that then the exit decisions are taken. करेक्ट एंड आपने अभी कुछ कुछ रिसेंट थीम्स बताई, बट इन दिस एंटायर 5 ईयर जर्नी कौन सी थीम ने आपको सबसे अच्छा केगर रिटर्न्स दिया? Uh, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. ब्रॉड बेस ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज एक्चुअली डिलीवर्ड रिटर्न्स. ओके. मेरे हमारे एवरेज रिटर्न रहे हैं क्लोज टू अबाउट 30% कंपाउंडेड. ओके. सो तो जो ऑलमोस्ट 85% के सक्सेस रेट की अपन बात कर रहे हैं, तो 42 कंपनीज में से अगर मैं 85% अगर पकड़ूं, तो लगभग 35 कंपनीज. 35 कंपनीज के आसपास हमने सही डिसीजंस लिए. करेक्ट. ये 35 कंपनी में कम से कम 30% का कंपाउंडिंग रिटर्न हमारा बना है, ओके. ऑलराइट. गोइंग अप टू 70-80% ऑल्सो. ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स में डबल. लगभग. ऑलमोस्ट द स्टॉक इज डूइंग डबल. करेक्ट. सो एज सच आपने कोई ब्रॉड थीम नहीं पकड़ी जिसके बेसिस पे आपने? ये अगेन थोड़ा सा फ्लॉड लगता है हमको फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, बिकॉज मार्केट में लोग थीमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं. करेक्ट. हर बार जब बाजार में तेजी आती है तो एक नई थीम आती है. करेक्ट. कभी डिफेंस, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी Pharma, फार्मा, right. कभी आईटी, और ये थीम चलती है करीब 1 से 1.5 साल के बीच में, और फिर नई थीम पे चले जाते हैं. जब आप थीमेटिक बेसिस पे मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये शेयर की सवारी करने जैसा है. राइट. बिकॉज वो थीम कब बदल जाएगी ये आपको पता नहीं चलेगा. और अगर आप उसमें निकलने से पहले अगर थीम अगर चेंज अगर हो गई, तो फिर वो लॉस देख के निकलने की हिम्मत भी नहीं होती. करेक्ट. हमारे पर्सपेक्टिव से रादर देन चेजिंग थीम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वी लुक एट लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस. अगर कोई बिजनेस है हमारा जो पिछले अगले 5 साल 7 साल 20% 25% से कंपाउंड अगर हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट की में थीम क्या चल रही है, तो ये 20-25% की बिजनेस की ग्रोथ ऑटोमेटिकली रिटर्न्स में ट्रांसलेट हो जाती है. करेक्ट. तो वहाँ फिर बाजार खेलने की ज़रूरत ही नहीं. फिर मुझे ये नहीं देखना है कि ये बिजनेस में थीम अभी आएगा. थीम अगर आ गया तो वो रिटर्न सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाएंगे. करेक्ट. थीम अगर नहीं भी अगर आया तो भी मेरे बिजनेस की कंपाउंडिंग से उतना पैसा तो मेरा फिर भी बन जाएगा. करेक्ट. एंड सर, जब भी हम माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करते हैं, देयर आर पीएमएसएस हु मेक मनी. म्यूचुअल फंड आल्सो टू सम एक्सटेंट जो एक्सट्रीमली स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, दे आल्सो मेक मनी लाइक 20-25% केगर दे आल्सो डिलीवर. बट इन्वेस्टर्स की बात करते तो इन्वेस्टर्स ने कभी नहीं पैसा बनाया होता. तो कैसी गलतियां कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग जो उनको एड्रेस करनी चाहिए? हमने भी यही गलतियां करके सीखे हैं राइट. कि क्या नहीं करना चाहिए. आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि रिटेल इन्वेस्टर के लेवल पे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ये ऐसा जॉनर हो गया है जहाँ पे हर आदमी को फास्ट पैसा बनाना है. करेक्ट. आज आपने इन्वेस्ट किया तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 3 महीने में डबल हो जाएगा क्या, 1 साल में 3 गुना हो जाएगा क्या. ये तेजी के मार्केट में क्योंकि चलते भी हैं इस तरह से पैसे बनते भी हैं, और हम तो बात कर रहे हैं 500 से 5,000 करोड़ की. आप 500 करोड़ के नीचे की कंपनीज अगर देखेंगे, जो 2 साल पहले हो रहा था एसएमई एक्सचेंज के आईपीओस में, लोगों ने बहुत जल्दी और बहुत सारे पैसे बनाए. ये ग्रीड जब आ जाती है, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जब चेंज हो जाते हैं, दैट्स वेयर पीपल गेट स्टक. करेक्ट. बिकॉज आप उस ग्रीड में गलत डिसीजंस लेते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं. नॉर्मली हमेशा यही होता है कि हर जगह से आदमी सुनते हैं टिप्स आ रही है कि यहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से वो हो रहा है. वो टिप्स के बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, राइट. विच डजंट वर्क. वो टिप्स के चक्कर में ही हर आदमी फिर अटक जाता है. करेक्ट. एंड ऐसा जब ब्रॉड मार्केट्स आप देखते हो तो उस बेसिस पे क्या कभी ऐसा होता है, जैसे वॉरेन बफे के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं कि उन्होंने इतना पोर्शन अपना कैश में एलोकेट किया हुआ है, जैसे जैसे वैल्यूएशंस बढ़ते जाते हैं ओवरऑल मार्केट के, तो और कैश इकट्ठा करते रहते हैं. तो क्या आप भी एट अ फंड लेवल ऐसा करते हो कि आपका कैश एलोकेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है व्हेन यू डोंट फाइंड अट्रैक्टिव टू सम कंपनीज? एक्सटेंट यस, बिकॉज ये भी एक बड़ा मिसनोमर है अबाउट इन्वेस्टिंग कि लोगों को हमेशा ये लगता है कि हमको इन्वेस्टेड हमेशा ही रहना है करेक्ट. 100%. मैं बहुत बार देखता हूँ इन्वेस्टर्स के लेवल पे, अगर आप 1 महीना भी कैश पे अगर बैठ जाएं तो ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस कर. अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरा तो पैसा ऐसे ही रह गया. बट ये कंपल्सिव इन्वेस्टिंग है. करेक्ट.
that again is a part of a reason why a lot of investors don't end up making money. राइट. क्योंकि पैसा पड़ा है तो कहीं ना कहीं रोज अपॉर्चुनिटीज आप सुनते हैं देखते हैं तो भाई लगा दो क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं तो मिस हो जाएगी. ये कंपल्सिव इन्वेस्टिंग है. राइट. हम वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्किन कि अगर 3 महीने भी अगर पैसा अगर अनयूज्ड अगर पड़ा हुआ है तो विल रादर वेट फॉर आवर अपॉर्चुनिटी करेक्ट. देन टू जंप क्योंकि सिर्फ पैसा पड़ा हुआ है. एंड सर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब आप कैश होल्ड करते हो तो फॉर द ऑडियंस, तो वेयर डू यू पार्क दैट कैश? सिंपल है, लिक्विड फंड्स में डाल दीजिए. लिक्विड फंड इज That's the best राइट. thing to नो do. शॉर्ट टर्म डेट्स, नथिंग. नो शॉर्ट टर्म डेट्स नथिंग बिकॉज लिक्विड फंड्स में नॉर्मली आप स्टेट की कहीं बॉन्ड्स में डाल रहे हैं या उस तरह के एसेट्स में डाल रहे हैं तो दोज आर द सेफेस्ट वंस टू डू. करेक्ट. तो अगर वो भले साल का 6% भी अगर रिटर्न अगर दें बट उस समय 3 महीने में 6 महीने में बाजार ने अगर अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे स्टॉक्स आपको 15% नीचे अगर मिल गए तो ये परसीव्ड लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी 2 दिन में खत्म हो जाती है. करेक्ट. इलेक्शन डेज वर वन ऑफ दोज. Whichever ways, I mean, कोई रीज़न नहीं है. सितंबर क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आए उसके बाद से स्मॉल कैप में काफ़ी सेल ऑफ हुआ है. रिजल्ट अच्छे आने के बाद में भी सेल ऑफ हुआ है. करेक्ट. बट जैसे हम लोग उस समय काफ़ी कैश पे बैठे हुए थे तो हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी बन गई है टू डिप्लॉय इन द मार्केट. एंड सर, आपने कहा 10 से 15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं, तो पर स्टॉक एलोकेशन कितना करते होगे आप? That depends. It's not equal weightage thing. Okay. It depends on multiple things कि पैसा कब आ रहा है because हमारा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म PMS का है. तो जब पैसा आता है तब वो एलोकेशन का डिसीजन होता है. ओके. स्टिल मिन मैक्स रेशियो कुछ होगा कि मिन? सो नॉर्मली पोर्टफोलियो बिल्ड करते समय हम 10% से ऊपर एक कंपनी में नहीं एलोकेट करते. ओके. और वो 10% भी एक साथ में एलोकेशन कभी नहीं Correct. होता बिकॉज अगेन माइक्रो कैप्स हैं तो ये इनहेरेंटली वोलेटाइल रहते हैं हमेशा ही. राइट. प्राइसेस बहुत इराटिक बिहेव करते हैं. किसी दिन हो सकता है 10% ऊपर दिखे उसके अगले दिन हो सकता है 5% नीचे दिखे. सो अगेन जो कंपल्सिव इन्वेस्टिंग की हम बात कर रहे थे नॉर्मली ये होता है कि पैसा आया और कल आपने पूरा का पूरा डिप्लॉय कर दिया. हम नॉर्मल मार्केट में भी कम से कम हो सकता है कि 2 से 4 महीना लें टू बिल्ड द पोर्टफोलियो. ओके. क्योंकि जब ये वोलेटिलिटी आती है या इराटिक प्राइस बिहेवियर जब होता है तो दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. करेक्ट. तो पैसा अगर है बचा हुआ रखा हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी. और सर, आपका 10% अगर एलोकेशन रहता है तो इन केस कोई स्टॉक बढ़ने लग जाता है एंड दैट परसेंटेज वाइज पोर्टफोलियो में इट टचेस 12%, 15%, तो क्या आप वो ऊपर का ट्रिम करते हो? 12-15% में तो नहीं करते Okay. बिकॉज ये तो ऐसी बात हो गई कि Winner बेच दिया आपने. क्लास में आपका अगर बच्चा फर्स्ट अगर आया है तो आप उसको बोले कि भाई बाकी लोगों के तो कम नंबर आ रहे हैं तूने क्यों इतनी पढ़ाई कर ली. करेक्ट. सो दैट्स नॉट हाउ वी लुक एट इन्वेस्टिंग. ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा ही डिसप्रोपोर्शनेट अगर हो जाए उसका एलोकेशन एंड व्हाट दैट मींस कि 40-50% अगर एलोकेशन हो गया टचवुड आज तक हमने वो कभी देखा नहीं है क्योंकि ब्रॉड बेस ऑफ द पोर्टफोलियोज डिलीवर्ड रिटर्न्स. एंड सेम चीज़ अगर कोई आपने किसी स्टॉक में 5%, 7% बिल्ड कर लिया एंड इट कीप्स ऑन गोइंग डाउन डाउन, सम रीज़न जो आपको शायद नहीं पता हो, बाद में आपने और इवैल्यूएट किया बिकॉज एज ह्यूमंस वी कैन डू मेक मिस्टेक्स, सो वहाँ पे व्हाट इज योर एग्जिट प्लान? So again, averaging at every level just because the stock is going down is never a great idea. ओके. क्योंकि सिर्फ भाव नीचे जा रहा है तो ये भी काफ़ी मैं देखता हूँ कि इन्वेस्टर्स करते हैं कि हर 10% करेक्शन पे 15% करेक्शन पे आप ऐड करते रहते हैं. अगेन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि प्राइस नीचे जा क्यों रहा है. कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम है. अगर प्रॉब्लम अगर है तो 1 क्वार्टर की है, 2 क्वार्टर की है, 1 साल की है. जब ये समझ आए देन इट मेक सेंस या डिसीजन आप लें इधर विच वेज कि भाई अगर बिजनेस ही अगर खराब अगर होता हुआ दिख रहा है तो उसको 1 रुपया भी और डालने का सेंस नहीं बनता है. तो आप पूरा ही बेच के निकल जाए. बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये टेम्पररी फॉल है और मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से फॉल है, बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है. जैसे अभी मैंने आपको बताया सितंबर के नंबर्स अच्छे थे बट उसके बाद कंपनीज में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है. स्टॉक प्राइसेस हैव कम डाउन. अब इस समय अगेन आई एम सीइंग लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो ये देख रहे हैं कि अरे प्राइसेस इतने करेक्ट हो रहे हैं और लार्ज कैप्स बढ़ रहे हैं तो लोग बेचना चाह रहे हैं और लार्ज कैप पे मूव हो रहे हैं. और लार्ज कैप्स में मूव हो रहे हैं. करेक्ट. बट
अगर कंपनीज के नंबर्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो हम्म प्रोबेबली ये करेक्शन इज लाइक मेगा सेल. करेक्ट. सो आपका जैसे प्रोडक्ट है, इट्स अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दैट यू प्रोवाइड. ये प्रोडक्ट किसके लिए बना है? किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या नेटवर्थ होना चाहिए? क्या रिस्क एपेटाइट होना चाहिए? सो क्योंकि हमारा पीएमएस का प्लेटफॉर्म है तो इसमें सेबी के ही रेगुलेशंस हैं, करेक्ट. जहाँ पे मिनिमम 50 लाख से राइट. कम हम ले नहीं सकते हैं. ये प्रोडक्ट थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है बिकॉज यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट टेन्योर इज कम से कम 5 से 7 साल का. लॉक इन के साथ 5 से 7 रहता है? नहीं, बिना लॉक इन का है बिकॉज Okay. पीएमएस प्लेटफॉर्म में तो कोई हार्ड लॉक इन इसमें होता नहीं Okay. है. बट क्योंकि ये रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज हैं, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ वाली मार्केट कैप की कंपनीज हैं, तो इनके बिजनेसेस को मैच्योर होने में कभी कभी समय लग सकता है. Got it. और जब तक ये बिजनेस मैच्योर नहीं होते तब तक की जर्नी कैन बी वेरी वोलेटाइल. Got it. तो अगर किसी इन्वेस्टर को वो वोलेटिलिटी अगर डिस्कम्फर्ट अगर दे तो दैट्स नॉट द राइट इन्वेस्टर फॉर दिस इन्वेस्टमेंट जॉन. उनके लिए फिर बेटर है कि वो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर लें या ETF में इन्वेस्ट करें. Got it. एंड सर, जो हमारी ऑडियंस देखती है ये पूरे पॉडकास्ट, सो वी फील कि द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क बहुत ही मैच्योर होती है. सो कैन देयर बी सम केस स्टडीज जो हम आपके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स में से डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चली हो जिसकी वजह से आपको लर्निंग मिली, ताकि वो लर्निंग हम वीडियो के थ्रू पास ऑन कर पाए? रेगुलेटरी रीजंस की वजह से मैं कंपनीज के नाम तो नहीं Correct. लूँगा, बट काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं हमारे अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग बिजनेसेस में. जो अपन बात कर रहे थे कि एनुअल रिपोर्ट्स जब हम पढ़ते हैं, एंड बाय एजुकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके. तो एज अ सीए जो अनकैनी एबिलिटी जो बिल्ड हो जाती है कि नंबर्स को आप नेचुरल बिजनेस को इंस्टिंक्ट आ कैसे जाता है वो. रिलेट करें. करेक्ट. तो वो चीज़ों में कई बार बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलती है. जैसे for example? जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ बिजनेसेस देखे हैं जहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशंस हो रही हैं. अब नॉर्मल है कि जब कैपेसिटी एक्सपेंशंस होते हैं तो फैक्ट्रीज में पावर कंजम्पशन बढ़ना चाहिए. राइट. हमने कुछ एनुअल रिपोर्ट्स ऐसी देखी जहाँ पे पावर कंजम्पशन नंबर ऑफ यूनिट्स ही रिड्यूस हो रहे हैं. ओह, व्हिच इज रेयर, मतलब कैन नॉट हैपन. तो मतलब लॉजिकली नहीं है. करेक्ट. कुछ बिजनेस हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पे प्रमोटर बताते हैं कि इनके पास में इतने पेटेंट्स हैं, और इन्होंने ये काम किया है, पाथ ब्रेकिंग काम किया है. बट जब आप उनके एक्सपेंसेस देखें तो उसमें ना कोई लीगल कॉस्ट है, ना कोई R&D कॉस्ट है. अब ये बड़ा अजीब है कि बिना लीगल कॉस्ट के, बिना R&D कॉस्ट के आपको पेटेंट्स मिल कैसे सकते हैं. करेक्ट. तो इस तरह की चीज़ें बहुत देखने मिलती हैं. हम्म. हमने बात की कैश फ्लोज की. काफ़ी सारे कंपनीज हैं जहाँ पे वो अर्निंग्स हमेशा अर्निंग्स में ही रह जाती हैं, वो कैश फ्लो में दिखते ही नहीं. करेक्ट. तो जहाँ अगर सिग्निफिकेंट स्केल हुआ है किसी एक साल में और वहाँ पे ये चीज़ की अगर इशू अगर हुई है तो वो चीज़ वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस तरह से बिजनेस अगर बढ़ा है तो बिजनेस की नीड है जो आप इंटरनल कैश फ्लो से कर रहे हैं. करेक्ट. उसके बिना भी अगर कैश फ्लो जनरेशन अगर नहीं अगर हो रहा है तो वो बड़ा कंसर्निंग चीज़ है. राइट. काफ़ी जगह पे हमने देखा है. हमने बात की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय ऐसा दिखता है कि प्रमोटर का प्रॉफिट का 10 से 15%, 20% रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ही घूम रहा है, ओके. तो सेल्स अपने आप इन्फ्लेट हो रही है. विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू Right. सी. तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं. राइट. एंड गोइंग फॉरवर्ड, कौन से ऐसे सेक्टर्स या वो है जहाँ पे आपको सारे क्राइटेरियाज मीट करके आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी शायद बिल्ड हो सकती है विद अ गुड वैल्यू So from a फोकस? sector perspective, engineering, manufacturing, infra ancillaries, consumption, ये broad themes हैं जो हमारे हिसाब से अगले 10 साल भी बहुत तेजी इसमें देखने क्योंकि मिल टाइम भी सकती है. बड़ा है इनका और वैल्यूएशन भी टाइम भी कंफर्टेबल बहुत है. बड़ा है. देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस. देयर इज इक्वली ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन. तो ये दोनों की वजह से ही सारा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में जो कंपनीज हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी अनलीश हो रही है. गॉट इट. एंड सर, वन लास्ट थिंग, लाइक वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहो हु वांट टू बिकम गुड इन्वेस्टर्स गोइंग फॉरवर्ड, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू हो,
PMS के थ्रू हो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू हो. So what advice आप दोगे based on your 27 years of investing experience? I think पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू. Correct. बिकॉज अगर पेशेंस अगर है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर कर सकते हैं, अगर आप स्टडी ना भी अगर करें, ETFs में ही भी अगर पैसा अगर लगा दें, जैसे इंडेक्स ने, निफ्टी ने पिछले 20 साल में करीब 15% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है. Correct. तो अगर आपने कुछ नहीं किया, खाली अगर ETF में ही अगर पैसा अगर लगा दिया और 20 साल भी उसको अगर होल्ड किया, तो भी आपका पैसा 15% से कंपाउंड हो रहा है. पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू. हर बार अपन इन्वेस्टर्स से जब भी मैं बात करता हूँ तो हर आदमी यही पूछता है कि अगला मल्टी बैगर क्या है. मल्टी बैगर्स समय के साथ बनते हैं. यू हैव टू गिव इट टाइम. इट्स लाइक पौधा लगाता है अगर कभी हम, तो उसको समय लगता है बड़ा होने के लिए, पानी देना पड़ता है. Correct. एंड यू हैव टू वेट. ऐसा नहीं होता है कि आज लगाया और परसों बन गया. कल परसों बन Right. गया और उसमें फल लग Correct. गए. तो वैसे ही इन्वेस्टिंग है, इट टेक्स टाइम. And sorry to add one more question. So बहुत लोग अपने पोर्टफोलियो को लेवरेज भी कर लेते हैं. देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स थ्रू ब्रोकर्स, थ्रू NBFCs, जहाँ पे यू कैन टेक मनी अगेंस्ट योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, लेवरेज इट और उसको स्केल बढ़ा सकते हो. तो डू यू बिलीव इन दैट, और या फिर इट्स अ लिटिल रिस्कियर थिंग टू गेट इनटू? इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइल. Correct. अगर आपकी एपिटाइट है उतनी रिस्क कैरी करने की, तब तो ठीक है. बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप लेवरेज करके इट मे नॉट वर्क, बिकॉज जब वोलेटिलिटी आती है तो वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगी. करेक्ट. जब मार्क टू मार्केट्स जब लगते हैं तो फिर वो ओरिजिनल होल्डिंग को भी फिर बेचना पड़ता है. करेक्ट. तो ये अगर आप सस्टेन अगर कर सकते हैं, या उतनी आपके रिस्क एपिटाइट अगर है और एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप कर रहे हैं, तब तक भी ठीक है. करेक्ट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन. बहुत छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ हमको इस कॉन्वर्सेशन से पता चली, जैसे कि एज अ CA आप कैसे आज भी फॉरेंसिक एनालिसिस इतना अच्छे से कर लेते हैं, कैसे आप पेशेंटली वेट करते हैं स्टॉक का आने का आपकी रेंज में, एंड देन यू टेक इट इन योर पोर्टफोलियो एंड देन राइट द एंटायर कर्व. सो इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. आई एम वेरी श्योर कि जो ऑडियंस जिन्होंने भी पॉडकास्ट अभी तक देखा होगा, उनको बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी, एंड फ्यूचर में वो लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स बनेंगे. श्योर. थैंक यू सो मच.